Hello everyone and welcome to the session. So in this session we're going to discuss a very important current affair topic. ठीक है, इन सेशन में अब मैं आपको एक करंट अफेयर टॉपिक समझाऊंगी जहां से ऐसा हो सकता है कि आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। सो आप सबने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। ये जो टॉपिक है ये इसी तरह से मैंने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ इसी तरह से होगा जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही ये जो टॉपिक है यहाँ से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वहां से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन के अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपके जो जो आपका यूनिट है GS1 का पेपर है उसके अंदर भी फॉल करता है, GS पेपर 2 में फॉल करता है अंडर दी हेडिंग्स। GS1 की अगर हम बात करते हैं तो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन या एजुकेशन राइट जो है चिल्ड्रन के उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम GS2 की बात करते हैं तो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, ये एक टॉपिक है जिसके अंदर ये जो हमारा टॉपिक है फॉल कर जाएगा। दोनों ही फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS1 एज वेल एज GS2 ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम ऑफ मेंस। के लेट्स टॉक अबाउट कि जो अमेंडमेंट एक्ट है गवर्नमेंट इसको 2021 में लेकर आई थी। अभी रिसेंट में ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के अगेंस्ट एक प्ली फाइल की गई है कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया है इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है जिन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ ये जो हमारा 2021 का एक्ट है इसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 को अमेंड किया था। 15 के अंदर जो क्राइम्स थे अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो ऑफेंसेस किए जाते थे उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे कि हीनियस, सीरियस क्राइम्स एंड पेटी क्राइम्स। तो अब 2021 में जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर क्या हुआ है कि कुछ क्राइम्स को हीनियस क्राइम से सीरियस क्राइम्स में डाल दिया गया है। जो सीरियस क्राइम्स हुआ होते थे और जो हीनियस क्राइम होते थे इनको किस चीज पे कैटेगराइज किया जाता था कि कितनी नंबर ऑफ ईयर्स इसमें पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हीनियस क्राइम्स में वो क्राइम होते थे जिनकी पनिशमेंट ओवर 7 ईयर्स थी और जो सीरियस क्राइम्स थे वो क्राइम्स थे जिनकी पनिशमेंट 3 to 7 ईयर्स होती थी। तो जो सीरियस क्राइम्स है देवर सम क्राइम्स ऑफ देम वर नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, और जो हीनियस क्राइम हुआ होते थे 2015 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे। अब कुछ क्राइम को जब आप हीनियस से सीरियस में डाल दिया गया है तो वो जो क्राइम है वो कैसे हो गए हैं, अब नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स आ गए हैं। तो बेसिकली जो प्ली है वो इसीलिए फाइल की गई है कि अमेंडमेंट ने कुछ सर्टेन ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉज डिले टू द एंड विल डिले इन द जस्टिस प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, उस चीज में डिले होगी। तो जो 5 स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरीज की चाइल्ड राइट कमीशन है उन्होंने सेंटर को कंसर्न भी शो किया था जब ये जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट हमारा जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था, और इसी के अगेंस्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की गई है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तब तक हम बात कर लेते हैं कि अब अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या, क्यों हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जरूरत है इंडिया में, और क्या-क्या चेंजेस किए गए थ्रू द जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। साथ ही किस तरह से हम ये जो चेंजेस हैं जिनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्या की इश्यूज हैं इसमें उन्हें डिस्कस करेंगे और किस तरह से उनकी इश्यूज को रिमूव किया जा सकता है या फिर इस एक्ट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू कि और कौन से एक्ट है जो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या। तो देखो जुवेनाइल्स क्या होते हैं, जुवेनाइल्स वो लोग होते हैं जिनकी एज जो है 18 ईयर से कम होती है। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बताया गया है कि जुवेनाइल्स उन लोगों को माना जाएगा जिनकी जो एज है वो 18 साल से कम की होगी। जो हमारा 2015 का एक्ट है वो क्या एड्रेस करता है, किस किस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, आखिर है क्या वो। तो क्या प्रोविजंस होते हैं कि चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट में है लॉ के साथ, यानी चिल्ड्रन जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनसे रिलेटेड किस तरह से लीगल प्रोसीजर होगा आगे, ताकि साथ ही एडॉप्शन से रिलेटेड और जो क्राइम्स चिल्ड्रंस के अगेंस्ट किए जाते हैं उन्हें किस तरह से डील किया जाएगा, वो सारे प्रोविजंस इसके अंदर है। बेसिकली इट केटर्स टू ऑल द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस की केयर, प्रोटेक्शन और उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लेकर आया गया है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के। अगर बेसिकली हम बात करते हैं 2015 के एक्ट के कुछ प्रोविजंस के, तो मैंने जैसे आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो 2015 का एक्ट था वो जुवेनाइल्स
जो ऑफेंस करते थे, फिर जुवेनाइल्स के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते थे उन्हें हीनियस, सीरियस और पेटी ऑफेंसेस में डाला जाता था। जो सीरियस ऑफेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर पनिशमेंट 3 to 7 years का इम्प्रीजमेंट दिया जाता है। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो जो है वो बेसिकली 3 to और अंडर 7 आते हैं, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। अब नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस इशू को समझ सकते हो कि ये जो एक्ट आया है 2021 का, उसने अमेंड करके कुछ ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है। तो इशू क्या है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे, तो देखो प्रॉब्लम ये है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें आपको एफआईआर फाइल नहीं करने की जरूरत होती है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो विदाउट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। ही और शी कैन ऑल्सो अरेस्ट दी ऑफेंडर विदाउट दी वारंट। ठीक है, बिना वारंट के जो ऑफेंडर होगा उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको इंक्वायरी में लिया जा सकता है। बट अगर वही ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल बना दिया जाता है तो उसके अंदर पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो और एफआईआर फाइल करनी होगी। उसी के बाद उस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे डर ये है कि अगर कोई हीनियस ऑफेंस होता है बहुत बड़ा, जैसे पहले हीनियस ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस आते थे हमारे, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये सारे हीनियस में आते थे। इनमें से कुछ को सीरियस में डाल दिया है, ज्यादातर सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो हीनियस में रह गए हैं, बाकी इवन मर्डर तक सीरियस ऑफेंसेस में आ चुके हैं। तो ये जो ऑफेंसेस है इनमें आपको तुरंत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। कोर्ट के पास बहुत सारा काम होता है ऑलरेडी। अगर हम कोर्ट के ऑर्डर की वेट करेंगे तो अथॉरिटीज का कहना है कि यहाँ पर डिले हो सकता है इन प्रोवाइडिंग द जस्टिस टू द चाइल्ड। इस वजह से इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे सीरियस बहुत ज्यादा बड़े ऑफेंसेस है उनको अभी भी कॉग्निजेबल ही रखा जाए। सो दैट्स वाई प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हो गया हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या। अब आपको आगे जब आप अपनी आंसर में आए ऑलवेज से कि इंट्रोडक्शन से शुरू करो। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन, डेटा, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। डेटा में अभी आपको और प्रोवाइड भी कर दूंगी। बात आती है वाई वी नीड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन इंडिया, आखिर जरूरत क्यों है। तो देखो इंडिया जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं और बॉडीज हैं उनका पार्ट है जो चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन की बात करती हैं। तो टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट, वो अपने कमिटमेंट फुलफिल कर सके, जो जिन जिन यूनाइटेड, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर हॉक कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री एडॉप्शन हो गया, इन सब से रिलेटेड जो उसके कमिटमेंट है उनको फिलफिल कर सके, उसके लिए इंडिया को एक लॉ बनाना पड़ेगा। इंडिया को के पास लॉ होना चाहिए जो इंडिया के अंदर जो चिल्ड्रंस है उनकी नीड को पूरा कर सके, उनके केयर और प्रोटेक्शन को ध्यान में रख सके। सो दैट्स व्हाई इंडिया नीड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, साथ ही अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ऐसा नहीं कि इंडिया में क्राइम्स नहीं होते, तो उन क्राइम को डील करने के लिए वी नीड अ लीगल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल्स की, जो एज के अकॉर्डिंग कितना अरेस्ट होता है जुवेनाइल्स में, तो अगर 7 to 12 ईयर की बात करते हैं तो 3 to 1% जो बच्चे हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं। 3 इज इन 2009, और जो ये जो डेटा है ये अब कितना हो गया 2019 में 1% हो गया। यानी इस एज ग्रुप के जो जुवेनाइल्स है वो टोटल नंबर ऑफ जुवेनाइल जो इस एज ग्रुप के उनमें से 1% को अरेस्ट किया जाता है। अगर 12 to 16 ईयर्स की बात करते हैं तो ये परसेंटेज 24% है। दोनों ही 2009 से 2019 में कम हो गई है, एक्सेप्ट ये जो एज ग्रुप है 16 से 18 ईयर वाला, इसके अंदर जो अरेस्ट हैं वो बढ़ चुके हैं इन जुवेनाइल्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप है इसमें क्राइम ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है इस डेटा का, जरूरी नहीं कि क्राइम ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये एज ग्रुप है 7 to 12 और 12 to 16, यहाँ पे जो बच्चे क्राइम करते हैं उन्हें बहुत छोटा समझा जाता है और वो जो क्राइम है वो रिपोर्ट नहीं होता है। बट 16 to 18 ईयर्स के जो एज में अगर बच्चे हैं तो उनसे जो क्राइम कर रहे हैं उनको रिपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो है नंबर ऑफ क्राइम्स में नंबर ऑफ अरेस्ट इन इस एज ग्रुप के बच्चों में बढ़ चुका है। तो अभी कितना है 75%। अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्राइम्स कमिटेड किए जाते हैं जुवेनाइल से, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा क्राइम देखा जाता है वो थेफ्ट का देखा जाता है। उसके बाद फिर अदर्स में छोटी छोटी थेफ्ट और चीजें आएंगी, हर्ट का देखा जाता है। सो दीज आर द क्राइम्स, और यहाँ पर भी आपको 2009 और 2019 का कंपैरेटिव डेटा दिया हुआ है। सो आप एज इट इज इन डायग्राम्स को बना भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो इन योर आंसर, एंड दे
गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इन गेनिंग एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, क्योंकि फोर्डर मटेरियल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में जो जे एक्ट की मैंने आपको बात कर ली कि आखिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, कि अब हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये हमने देख लिया क्यों चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि आखिर जब हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, तो हमने उसे अमेंड क्यों किया, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लूपहोल्स रह जाते हैं। तो ये बात की गई एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट की रिपोर्ट आई थी 2018-19 में, उस बेसिस पे 2021 के अमेंडमेंट को लेकर आया गया था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि बहुत सारी इनएडिक्वेसी है, चिल्ड्रन जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो चाइल्ड केयर के ध्यान रखते हैं, उस उनके अंदर उनके फंक्शनिंग में और साथ ही इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रोसेस है सॉल्विंग का, उसमें काफी सारी इनएडिक्वेसी देखने को मिलती है, डिलेज देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उस डिले को दूर करने के लिए और ये बेटर एफिशिएंसी के लिए 2015 के एक्ट को अमेंड किया गया था। अगर बात करें 2021 के एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन की, देखो हर एक्ट का ना एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन होता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है या इसके पीछे क्या रीजन है इस एक्ट को लेकर आने का। तो उसमें यही बताया गया है कि जो एडॉप्शन केसेस होते थे भी, उनमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिले देखने को मिलता था इन दी कोर्ट। तो अब क्या किया 2021 के एक्ट में इन्होंने, कि 2021 के एक्ट में जो अथॉरिटी पहले कोर्ट के पास हुआ करती थी, ठीक है, कोर्ट का जो ऑर्डर होता था वो फाइनल होता था अडॉप्शन केसेस में, उसको ट्रांसफर करके किसको दे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, डीएम को दे दिया गया है, ठीक है, ताकि डिले कम हो। लेकिन एक कंसर्न, अब एक की इशू यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या उठ जाता है कि जो डीएम है उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम होता है, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन होते हैं, अब उनके ऊपर एक ये जुडिशरी का वर्क भी आ जाएगा, तो क्या डिले कम हो जाएंगे? तो जो मेन ऑब्जेक्ट और रीजन था इस एक्ट को अमेंड करने का, क्या वो फुलफिल हो भी रहा है? तो एक की कंसर्न ये भी आता है। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन 2015 था, उसने स्टेट किया था कि जो फाइनल इशू होगा एडॉप्शन ऑर्डर्स में वो सिविल कोर्ट का होगा, लेकिन ये चेंज करके 2021 के एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ही अडॉप्शन ऑर्डर इशू करेंगे, वो अडॉप्शन ऑर्डर इशू किया करेंगे। सो दिस इज अनदर की इशू। तो एक तो हो गया नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है कुछ ऑफेंसेस को, वो की इशू हो गया। दूसरा की इशू हो गया कि जो ऑर्डर इशू की पावर थी वो कोर्ट के पास थी, सिविल कोर्ट की हुआ करती थी, अब उसे ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। तो ये की इशू हो गया। अब हमने दोनों एक्ट देख लिए हैं, अब हेडिंग वाइज कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह भी फॉर्म हो सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस मेड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, ठीक है, क्या क्या चेंजेस किए गए। तो ये स्पेसिफिक हेडिंग्स है जिनके अंदर हम डिस्कस करते हैं। एडॉप्शन से रिलेटेड क्या चेंज हुआ है, कि अभी मैंने आपको बताया पहले जो फाइनल ऑर्डर होता था एडॉप्शन का वो कौन इशू करता था, सिविल कोर्ट, अब कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अगर अपील की बात करते हैं तो पहले कोई अपील नहीं होती थी। अगर सीडब्ल्यूसी जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है, जो इसके 2015 के एक्ट के अंदर में ही होती थी, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। लेकिन अगर डीएम ने जो ऑर्डर पास किया है, अगर जो पार्टी है वो उससे खुश नहीं है, तो दे कैन अपील टू द डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। विद इन 30 डेज जब ये ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर कोई भी जो एग्री पार्टी है वो जाकर के डिविजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकती है। कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले हीनियस, सीरियस और पेटी ऑफेंसेस में इसको डिवाइड किया गया था जो ऑफेंसेस होते थे। अभी इन्हें रीडिफाइन किया गया है सीरियस ऑफेंसेस टू ऑफेंसेस को, और कुछ हीनियस ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, सीरियस ऑफेंसेस में लेकर आ गए हैं। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रीडिफाइन किया कि सीरियस ऑफेंसेस कौन से होंगे, वो किसके रिकमेंडेशन पे है, किस चीज को फॉलो करके है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इन द केस ऑफ शिल्पा मित्तल एंड स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर आप इसे मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत रेयर होती है, और अगर आप इस तरह का डेटा
पॉइंट आउट करते हो या इन्फॉर्मेशन देते हो अपने आंसर के अंदर, तो वो आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाती है बाकी सबसे। ओके, सो ये ध्यान रखना। देखो जितने भी पॉइंट इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी, वो आपको याद रखने हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव, और आपको ये सारे ही पॉइंट यूज करने हैं, अपनी लैंग्वेज में इन्हें कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, बस रिमेंबर दीज पॉइंट। अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड कोर्स की। तो ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट, जिनके 7 साल से ज्यादा का इम्प्रीजमेंट था, वो चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रायल होते थे। बाकी जो ऑफेंसेस होते थे उन्हें कौन ट्रायल देता था? जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता था। अभी जितने भी ऑफेंसेस हैं एक्ट के अंदर 2021 के एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कहाँ पे होंगे? चिल्ड्रंस कोर्ट में उनका ट्रायल होगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो जो ऑफेंसेस पनिशेबल कितने से थे, 3 to 7 ईयर थे, वो पहले कॉग्निजेबल होते थे और नॉन बेलेबल होते थे। अभी इन ऑफेंसेस को क्या बना दिया गया है? नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। कौन से ऑफेंस आते हैं 3 to 7 ईयर्स में? सीरियस ऑफेंसेस आते हैं, पहले वो कॉग्निजेबल थे, अब इन्हें नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है। तो दिस इज अ मेजर इशू जो इस एक्ट के अंदर चेंज किया गया, 2021 के एक्ट के थ्रू चेंज किया गया है, और उसी के अगेंस्ट प्ली फाइल हो रही है। फिर आती है बात चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की। तो स्टेट जो है पहले एक या एक से ज्यादा CWC अपॉइंट कर सकती थी, और उसके मेंबर जो अपॉइंट होते थे उसका क्राइटेरिया भी स्टेट देती थी। लेकिन अभी जो है कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं दिया गया है CWC के मेंबर्स का। इसमें बताया गया है कि सॉरी, दिया हुआ है, एक एडिशनल क्राइटेरिया दे दिया है। पहले स्टेट डिसाइड करती थी, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल क्राइटेरिया दिया है कि जो भी मेंबर अपॉइंट होगा उनकी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन ना किया हो, चाइल्ड राइट वायलेशन ना हो उनके अगेंस्ट, या फिर किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड ना हो ऐसा, ठीक है, जहाँ पे उसके मॉरल ट्रिब्यूट हो सकते हैं, टर्पीड्यूट्स हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो दीज आर दी चेंजेस जो 2015 के एक्ट से 2021 के एक्ट में किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या की इश्यूज है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बट यहाँ पर मैंने आपको पूरा अच्छे से कंटेंट दे दिया है जिसे आप यूज कर सकते हो। पहली चीज तो यही होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर ओवर बर्डन हो जाएंगे, वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा काम होता है, अब उनके पास सिविल कोर्ट का काम भी आ जाएगा, ये एडॉप्शन का ऑर्डर इशू करने का, तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगे। दूसरी चीज प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी अडॉप्शन ऑर्डर में, यानी जो अडॉप्शन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जुडिशियल की साइड डाइवर्टेड है, ठीक है, वहां पे जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत है, चीजों की जरूरत है। और जो डीएम है, क्या उनको इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि वो अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करा सकते हैं? तो लैक ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी रहेगा, बिकॉज द डीएम्स और द एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर मैटर। जैसे कि जुडिशियल ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ट्रेन किए जाते हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज ना हो शायद से चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन की, तो वो एक की इशू रहेगा। साथ ही रिक्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, इट इज अनदर की इशू जो कि 2021 के अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। अब क्या मेजर लिए जा सकते हैं इस एक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो हमारे की इश्यूज होते हैं, अगर आपको कभी समझ में भी ना आए ना कि हमें क्या वे फॉरवर्ड में देखना है, तो जो इशू हमने बताए, जो आपने इश्यूज बताए हैं, उन्हीं को आप वे फॉरवर्ड में किस तरह से बेटर कर सकते हो वो लिख दो। जैसे कि जो प्रॉब्लम है कि डिले होता है बहुत ज्यादा, किस तरह से किया जाए, वो कैसे खत्म हो सकता है अगर हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और अब तो डिजिटलाइज डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो हम डिले को कम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सेम फाइल एक के बाद वो दोबारा आती जा रही है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, इवन फॉर दी ऑफेंसेस, कि कोई सेम ऑफेंस बार बार सेम पर्सन बार बार ऑफेंस किए जा रहा है, तो उसकी पनिशमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। तो ये सब कैसे सॉल्व हो सकता है? बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, देन प्रॉपर ट्रेनिंग। यानी अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये जो जॉब है, ये रोल दे रहे हैं ऑफ इशूइंग द अडॉप्शन ऑर्डर्स, या फिर जो पावर्स कोर्ट की होती थी वो उन्हें दे रहे हैं, तो वी नीड ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए चाइल्ड केयर की, ठीक है, और जो चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन है उनकी नीड्स क्या क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी चीज रिक्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनको फिर से रिक्लासिफाई करना चाहिए। जो सीरियस क्राइम्स हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनको कॉग्निजेबल बनाना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि डिले ना हो। साथ ही बहुत कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डायर नीड होती है, जहाँ पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की, सेंसिटिव केसेस होते हैं, तो वहां पर इन चीजों को ध्यान रखकर उन्हें फिर से रिक्लासिफाई करना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। साथ ही लिंकेजेस विद एक्सटर्नल एजेंसी, अगर हम चाहते हैं कि ग्रास
ग्रास रूट लेवल पे चेंज आए, इफ वी रियली वांट प्रॉपर डेटा हो हमारे पास कि जुवेनाइल किस एज के जुवेनाइल किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है या फिर किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि एनजीओज हो जाएंगे, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो जाएंगी, इनकी हेल्प लेनी जरूरी है। ठीक है, तो इनको मेजर रोल प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज आर दी मेजर जो कि स्ट्रेंथन कर सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2021 को। अब बात करते हैं कुछ और लीगल फ्रेमवर्क जो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए इंडिया में है। The first one is Child Labor Protection Act 2016, United Nations Convention on the Right of the Child, UNCRC, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है पॉस्को 2013 वाला जो एक्ट है हमारा, और फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005। सो दीज आर दी मेजर लीगल फ्रेमवर्क जो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो शायद यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन दी लाइट ऑफ जुडिशियल Juvenile Justice Act of 2021, what are the other legal framework for welfare of children in India? तो आपको ये सारे ही जो acts हैं, जितने provisions हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। So that is all from my side. I hope आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी. Still you have any query or any doubt, you can tell me in the comment section. Thank you so much. All the very best.